नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ओनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मैं के कौशल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में महाजनपद काल से संदर्भित चीज़ों को देखा था। आज हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए भारत पे विदेशी आक्रमण को देखेंगे। और ये मौर्य काल, चूँकि मैंने आपको कल बताया था कि मौर्य काल शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये उसके पहले की ये घटना है और ये क्या है, भारत पे विदेशी आक्रमण। तो आइए सीधे हम चलते हैं। तो भारत पर विदेशी आक्रमण अब इससे संदर्भित कुछ पृष्ठभूमि को हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा, जन से जनपद आया, जनपद से महाजनपद आया, ठीक है। महाजनपद में एक तरीके से होड़ लगी है अपने आप को सर्वोत्कृष्ट साबित करने की। तो सभी जो है महाजनपद एक दूसरे से वैर का भाव रखते हैं, और इसका कारण ये है कि अपने आप को सर्वशक्तिशाली वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं और अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति ये जो है सबकी नीतियाँ रही हैं। लेकिन आपने जहाँ तक पिछले वीडियो में देखा कि सभी को मात देके और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। तो अवंती लास्ट में बचता है, उसको भी मगध साम्राज्य के द्वारा उसको हस्तगत कर लिया जाता है, और मगध साम्राज्य जो है हमने वहाँ पे देखा। तो मगध साम्राज्य की स्थिति आपने देखी कहाँ है, ये गंगा और उसके आसपास, खासकर बिहार के क्षेत्र में ये मगध साम्राज्य का प्रसार रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैप के थ्रू आप देखें तो ये हमारा बिहार है, ठीक है। यहाँ पे मगध साम्राज्य की अवस्थिति जो रही है वो बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में ये चीज़ें, मतलब मगध साम्राज्य का विस्तार यहाँ पे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, एक क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट, ये पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है। तो देखिए, यही जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे छोटे छोटे राज्य हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे सुदृढ़ता प्रदान हो चुकी है, राज्य जो है शक्तिशाली आकार ले चुका है। तो ये तो इंडिया के अंदर है, मतलब भारत के अंदर है। अब जैसे बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आता है या कोई भी विदेशी प्रवेश करना है उसे, तो उस समय क्या था कि उसके कैसे आएंगे, या तो ऊपर से आएंगे, तो यहाँ हिमालय है, ठीक है। नीचे से जाएंगे तो ये जलीय क्षेत्र है, मतलब समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्थिति जहाँ पे कमज़ोर है ये है नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र। और जो भी आक्रमणकारी आए, आप देखेंगे प्राचीन काल में वो इसी रास्ते से आए, ठीक है। तो यहाँ पे 28 राज्य, बहुत छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ, और 28 राज्यों में एक दूसरे में वैर है, एक दूसरे में दुश्मनी है। किसी में मतलब व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ नहीं है, अव्यवस्थित ढंग से इसका शासन है, और यहाँ पे जो है प्रजा भी इनके शासन से आतंकित है। तो इसी का फ़ायदा उठाया गया किसके द्वारा, तो सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने का श्रेय ईरानियों को जाता है। हखमनी वंश हुआ करता था ईरान में, ईरान या फारस आप कह लें, तो ईरान या फारस। तो सबसे पहला आक्रमण जो है वो इसी क्षेत्र से, नॉर्थ वेस्ट के इस क्षेत्र से ईरानियों का होता है। तो ईरानियों से चूँकि भारत का पहले से ही संबंध रहा है, और वहाँ अवेस्ता में देखिएगा तो हिंदू शब्द का जिक्र भी रहा है। तो ये सारी बातें जो है ये दर्शाती हैं कि भारत और इंडिया, मतलब और ईरान के बीच में संबंध थे, सांस्कृतिक भी संबंध थे, व्यापारिक भी संबंध थे। तो ये संबंध थे। तो इसी की परिणति हमने आपको बताई कि वहाँ पे इसकी चर्चा मिलती है। तो ईरानियों में भी ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला आक्रमण किसने किया। जैसे भारत पे सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो उसका जवाब होगा साइरस द्वितीय ने। सबसे पहला आक्रमण 558 से 529 BC इसका कालखंड रहा है, और सबसे पहला आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया। लेकिन ये असफल रहा। ये आक्रमण तो किया, लेकिन भारत के किसी भाग को ये विजित नहीं कर पाया, तो ये असफल ही रहा। अब आता है दूसरा इसका किरदार,
और यही किरदार है डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम आता है और नॉर्थ वेस्ट में आक्रमण करता है और वहाँ की परिस्थिति का फ़ायदा लेके, चूँकि सेना उसकी उस समय बड़ी होती है तो कुछ उसने प्रयोग भी किए। तो उसने क्या किए कि नॉर्थ ईस्ट में जो अव्यवस्थित ढांचा यहाँ पे राज्यों का था उसका फ़ायदा उठा के और 516 बीसी में ये जो है आक्रमण करता है और यही जो है पश्चिमोत्तर भाग को के कुछ जगहों को ये जीतता है, जिसमें कंबोज है, उसके बाद गांधार का पश्चिमी गांधार है, सिंधु का क्षेत्र है। तो ये कौन कौन से जगह हैं? कंबोज, पश्चिमी गांधार और सिंधु का क्षेत्र। सिंधु का क्षेत्र ये जो है इसको डेरियस प्रथम ने जीत लिया। ठीक है दोस्तों, और डेरियस प्रथम ने जीत के और इसको अपने जैसे 19 प्रांत उसके थे और इसको 20वां प्रांत के रूप में अपने साम्राज्य में ये शामिल कर लेता है। अकबनी वंश का जो साम्राज्य है वो 20वें प्रांत के रूप में इसको डेरियस प्रथम शामिल कर लेता है। तो आपने देखा कि सबसे प्रथम आक्रमण तो अगर क्वेश्चन आएगा किसने किया तो साइरस प्रथम ने, लेकिन सबसे प्रथम बार आक्रमण करके सफल कौन आक्रमण करता रहा तो हमारा डेरियस प्रथम रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपने समझ ली, ये ईरानी आक्रमण से संदर्भित चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके बाद में आता है इसी का जरियस, ये चीज़ जो है जरियस आता है, जो डेरियस प्रथम के बाद में जरियस आता है। जरियस को ही हम क्षयहास के रूप में भी, मतलब उसका नाम क्षयहास भी मिलता है। इसने भी क्या किए कि इसके जीते हुए प्रदेश को बरकरार रखा और इसने एक नई प्रवृत्ति वहाँ ईजाद की, भारतीयों को सेना में भर्ती किया उसने। ठीक है, तो इससे भी संदर्भित कि भारतीयों को सेना में भर्ती करने का सबसे प्रथम वो किसका है तो वो जरियस को है, जरियस या क्षयहास को। अब देखिए हेरोडोटस के बारे में हम एक क्वेश्चन ये बनता है। हेरोडोटस आप जानते हैं जिसको कि फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। हेरोडोटस की एक पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और हेरोडोटस कौन है? ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, तो हेरोडोटस ने अपने हिस्टोरिका बुक में, ये 5वीं शताब्दी बीसी की ये बुक है, इसमें इन्होंने कहा कि जो 20वां प्रांत डेरियस प्रथम ने बनाया उसकी जो इनकम हुआ करती थी वार्षिक, वो कितनी हुआ करती थी तो 360 टैलेंट सोना के बराबर इसकी वार्षिक आमदनी हुआ करती थी, जो वहाँ से हकमनी साम्राज्य जो है वो जो उसको कर मिला करते थे उसके ये मतलब 1/3 भाग था। ये समझ रहे हैं? ये चीज़ें किसने कही? हेरोडोटस ने कही। हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरिका, उसमें इन्होंने भारत और फारस के बीच में संबंधों के बारे में इसमें चर्चा किया है। हालांकि ये जो भी चर्चा इन्होंने किया है वो दूर रह के ही, मतलब श्रुति के अनुसार ही किया है, लेकिन भारत और ईरान से, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार पीसीएस में और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 360 टैलेंट सोना के बराबर में इसको ये कर देता है, ये क्षेत्र जो 20वां प्रांत है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ईरानी आक्रमण हुआ, ईरानियों ने यहाँ पे जो प्रांत बनाया उससे संदर्भित यहाँ पे क्या है, जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होंगे ही, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे स्तर पे यहाँ पे प्रभावित किया है ईरानियों ने। वो स्तर क्या है तो सबसे पहले हम सिक्कों के स्तर पे देखेंगे, मुद्रा के स्तर पे देखेंगे। ठीक है, तो एक डोरिक्स जो वहाँ पे सिक्का चला करती थी ईरान में, वो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी। तो स्वर्ण मुद्रा के रूप में डोरिक यहाँ पे भी उसकी उपस्थिति देखने को मिलती है, मतलब डोरिक जैसे मुद्रा यहाँ भी चलने लगे। एक सिगलोई मुद्रा है, तो सिगलोई क्या है? ये रजत मुद्रा है। ये रजत मुद्रा जो है ये पश्चिमोत्तर भारत में इसकी उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। तो ये सिक्के के स्तर पे ये ईरानी मुद्रा है, डोरिक और सिगलोई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं लिपि के स्तर पे। तो सांस्कृतिक प्रभाव पड़े तो लिपियों से भी संदर्भित, अब आपने जहाँ तक देखा ही होगा कि कोई भी समाज जब एक दूसरे में मतलब समाहित होता है या एक दूसरे में कोई भी आप देखते होंगे कोई भी ऐसा मोहल्ला जिसमें कि
अन्य जगहों के जगह जगह भारत के अन्य राज्यों के वहाँ पे लोग रहा करते हैं, तो उनकी संस्कृतियाँ जो है कुछ उसमें चली जाती हैं, मतलब वो अपना लेते हैं जो भी अच्छी चीज़ें हैं और वो जो है उनकी संस्कृतियों को अपना लेते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए हैं। तो लिपियों में क्या है कि ईरानी और आर्मेइक लिपि, जैसे उधर आर्मेइक लिपि चला करती थी और ईरानी लिपि के द्वारा ये दोनों मिलके एक नई लिपि का जन्म यहाँ पे होता है। ये कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि, जो आप अशोक के अभिलेख में देखेंगे कि खरोष्ठी लिपि में भी उसके अभिलेख पाया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं ईरानी और आर्मेइक लिपि से मिलके खरोष्ठी लिपि का यहाँ पे प्रचलन शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमने लिपि के स्तर पे बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव हमारे जैसे मौर्य काल में जब हम आएंगे तो जो स्तंभ शीर्ष वगैरह बनते हैं, जो भी पाषाण से संदर्भित जो स्तंभ और शीर्ष बनाए जाते हैं, उसमें ईरानी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो शीर्ष पे जो घंटाकार आकृति बनती है वो किसका परिणाम है? वही ईरानियों की देन है। तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं ईरान का सांस्कृतिक रूप से भी ये यहाँ पे प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं तो ईरानियों से संदर्भित तो पहला आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। उसमें भी सबसे पहला किसने? साइरस द्वितीय ने। और सफल आक्रमणकर्ता कौन? डेरियस प्रथम। ठीक है, अब चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, इसका आक्रमण भारत पे किसका होता है? यूनानियों का। ठीक है, यही आप पढ़ते हैं सिकंदर का आक्रमण, महान सिकंदर का आक्रमण यही आप पढ़ते हैं। तो चलिए हम कुछ पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो मकदूनिया का शासक हुआ करता था फिलिप। फिलिप का कालखंड था 359 से 329 BC। ठीक है, तो फिलिप मकदूनिया का शासक था, उसका कालखंड जो है 359 से 329 तक इसका कालखंड रहा है। इसी में सिकंदर का जन्म होता है, फिलिप उसका पिता होता है, और 356 BC में सिकंदर का जन्म मकदूनिया में होता है। अब आइए आगे कहानी बढ़ती है तो 329 BC में फिलिप की हत्या हो जाती है। तो हत्या जब कर दी जाती है तो 20 साल के उम्र में सिकंदर मकदूनिया का शासन संभालता है। ठीक है, 20 साल के उम्र में संभालता है शासन, लेकिन ये बहुत अति महत्वाकांक्षी शासक बनता है। और ये जो है जब 326 का कालखंड आता है, और उस समय क्या है कि ये सिकंदर जो है सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर की। चूंकि आपने अभी मैंने बताया आपको कि बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, और सिकंदर ने क्या किया कि विश्व विजेता बनने की ये जो है इसने प्रण लिया। ठीक है, और इससे संदर्भित एक क्वेश्चन और हम आपको बताएं कि इसके गुरु हुआ करते थे अरस्तु। महान अरस्तु जो है ये सिकंदर के गुरु हुआ करते थे। तो विश्व विजय पे निकला सिकंदर, किसके? तो अरस्तु का आशीर्वाद लेके विश्व विजय पे निकलता है। और 326 ईस्वी में इसी विश्व विजय के क्रम में ये भारत के दरवाजे पे पहुंचता है, और फिर ये यहीं आता है। चूँकि पश्चिमोत्तर भारत ही सबसे सॉफ्ट एरिया है क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए। ठीक है, इसकी सेना बहुत विशाल होती है। ये जो है वहाँ से अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ में भारत पे आक्रमण करता है, और यही 326 BC में ये यहाँ आता है, आक्रमण करता है नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम इसने जो भारत के क्षेत्र पे आक्रमण किया, ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये है अस्पोसियाई। ये अस्व जाति के लोग यहाँ रहा करते थे। तो अस्पोसियाई जगह मतलब राज्य को पहली बार ये विजित करता है। ठीक है, इस पे आक्रमण करता है। अस्पोसियाई जो अस्व जाति के वहाँ पे लोग रहते हैं। फिर दूसरा जगह क्या है? निशा राज्य पे। तो अस्पोसियाई के बाद में निशा राज्य पे आक्रमण करता है, ये उसको ये विजित करता है। अब दोस्तों आपको हमने पहले ही बताया कि 28 स्वतंत्र वहाँ पे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य थे। तो उसके बाद में ये जाता है कहाँ? तो निशा के बाद में सिंधु डेल्टा के क्षेत्र में जाता है, ये पाटल जगह पे।
और पाटल की चर्चा हमने इसलिए की, ऐसे बहुत सारे राज्यों को जीतते हुए पाटल पे आता है ये। यहाँ पे क्या है कि जो ईरानी विद्वान थे, वहाँ पे स्पार्टा की एक मतलब व्यवस्था हुआ करती थी ईरान में। तो ये क्या व्यवस्था थी, द्विराज्य की व्यवस्था वहाँ पे थी। वो चीज़ें जो हैं इस 28 राज्य में एक जगह है, वो है कहाँ, पाटल राज्य में। पाटल राज्य में ये स्पार्टा की व्यवस्था हुआ करती थी, वो द्वे राज्य से संदर्भित था। वो चीज़ें जो है सिंधु डेल्टा, तो पाटल राज्य पे फिर ये आक्रमण करता है। तो ईरानियों के द्वारा पाटल राज्य की चर्चा की गई है, मतलब ईरानी विद्वानों के द्वारा। चलिए अब उसके बाद में आता है ये जो महत्वपूर्ण जगह हैं, उसी के बारे में, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उसी से संदर्भित चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वहीं से हम आपको बताएंगे। ऐसे तो 28 राज्य बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण जो राज्य है उसमें अब आता है तक्षशिला। ये तो तक्षशिला में जो विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला में आम्भी होता है यहाँ का शासक। आम्भी पे आक्रमण करने वाला होता है। आम्भी जो है इससे डर के और आत्मसमर्पण कर देता है, मतलब बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है। तो और आम्भी जो है इसके मतलब आक्रमण में इसका साथ देने के लिए, मतलब युद्ध में इसका साथ देने का वादा भी करता है और आगे जो है उसका साथ भी देता है। तो तक्षशिला में आता है। तो आम्भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। आम्भी जो है इसने आत्मसमर्पण कर दिए। फिर एक राजा था अभिसार का, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब चलिए बहुत महत्वपूर्ण जो आपने सुना होगा, पोरस का और सिकंदर का युद्ध। पोरस जो है बहुत ही महानता उसकी इसमें रही है कि पोरस ने सिकंदर के सामने हार नहीं मानी। ठीक है, उसने युद्ध का विकल्प चुना और उसको ये पता होते हुए भी कि सिकंदर के पास में इतनी बड़ी सेना है, इतने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, फिर भी इसने जो है उससे लोहा लेने की ठानी और बहुत कठिनाइयों के साथ उसके साथ संघर्ष किया। लेकिन अंतोगत्वा बेचारा ये हार जाता है। लेकिन सिकंदर भी चूँकि महान, वो इसीलिए कहा जाता है कि सिकंदर ने एक मानवीय चेहरा दिखाया और इसको जो है इतने बहादुरी के लिए इसके साथ में नतमस्तक होता है और इसको अपना मित्र के रूप में उसने स्वीकार किया, मतलब मित्र बनाता है और बहुत सारे राज्यों को जीत के इसको उपहार में देता है। ये दोस्तों हमें अभी देखेंगे, 4 तरीके के भाग बनाए उसने, उसमें एक भाग जो है वो पोरस को भी दिए। तो पोरस से संदर्भित एक युद्ध का चर्चा आपने देखा होगा, हाइडेस्पिस वार। ये किसके किसके बीच में हुआ है, यही पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। इसी को हम झेलम का युद्ध बोलते हैं। झेलम को वितस्सा बोलते हैं, आपको पता ही है। झेलम का युद्ध, इसी को झेलम का युद्ध बोलते हैं, इसी को हाइडेस्पिस वार बोलते हैं। तो यही युद्ध में जो है पराजित हो गया था और ये पुरु राज्य का ये शासक था। ये कौन था, पोरस जो था वो पुरु राज्य का शासक हुआ करता था। पुरु राज्य का ये शासक हुआ करता था। ठीक है, तो दोस्तों हमने देख लिया पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध को हमने देखा, उससे संदर्भित ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाइडेस्पिस वार से संदर्भित, झेलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ और ये कहाँ से संदर्भित था, पुरु राज्य से संदर्भित था। ठीक है, अब चलिए बहुत सारे क्षेत्रों को विजित करने के बाद में सिकंदर ने कुछ नगरों का निर्माण करवाया। ठीक है, नगरों में एक बुकाफेल नगर था। बुकाफेल नगर, ये बुकाफेल कौन था, बुकाफेल सिकंदर का बहुत प्रिय घोड़ा था। इसके नाम पे बुकाफेल नामक नगर की स्थापना इसने करवाई। फिर उसके बाद निकैया नगर की स्थापना करवाई। इसको विजयनगर, यही विजयनगर है, निकैया नगर की स्थापना इसने करवाई। यही किसके उपलक्ष्य में करवाया इसने, जब पोरस पे ये विजित हो जाता है, मतलब पोरस को युद्ध में हरा देता है, तो उसी के एवज में ये जो है निकैया नगर की स्थापना करता है। ठीक है, एक सिकंदरिया
अपने नाम से सिंधु क्षेत्र में सिकंदरिया राज्य की स्थापना इसने किया। ठीक है, अपने नाम से एक सिंधु क्षेत्र में सिकंदरिया नाम से एक राज्य की स्थापना उसने करवाई। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हुआ क्या कि 19 महीना ये रह चुका था सिकंदर। ठीक है, 19 महीना भारत में रह चुका था और इसकी जो मतलब जो सैनिक थे वो काफ़ी आतुर हो चुके थे। वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते जो है वो जो है परेशान हो चुके थे। और दूसरी बात ये भी थी, एक और भी विचार दिया जाता है कि ब्यास नदी के आगे जो है नंद वंश की सत्ता थी और धनानंद शासक था, तो उसके संदर्भ में ये बहुत मतलब ये चीज़ें सबको पता थी कि उसके पास एक बहुत ही विशाल सेना है, तो उसका भी कुछ भय सैनिकों में था। लेकिन कुछ भी हो, बस ये आप जाने कि सैनिकों ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। मतलब उसने कहा, सैनिकों में बहुत सारे जो उसके प्रमुख थे वो अड़ गए कि नहीं, हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमको घर की याद सताने लगी थी, बहुत दिन हो गए थे। तो ये जो है अब 326 से 323 तक का कालखंड जो है, जो जब लौटता है, तो ये 19 महीने यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो 19 महीना रहा ये ब्यास नदी के तट, मतलब ब्यास नदी को पार करने से इसकी सेना इनकार कर जाती है। तब सिकंदर ने लास्ट में बहुत सारे उसने मतलब मोटिवेशनल स्पीच वगैरह दिए। आपने अगर कभी देखा होगा सिकंदर से डॉक्यूमेंट्री उसकी, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो बहुत सारे उसने जो है स्पीच दिए मोटिवेशनल कि आप जो है चलो, मतलब हम बस कुछ ही कदम दूर हैं जीत से, लेकिन फिर भी सेना इनकार कर जाती है। तो विदाउट सेना जो है राजा का क्या अस्तित्व है। तो फिर वहीं से लौटने का सिकंदर फिर वहाँ से लौटने के लिए निर्णय लेता है और लौटने के लिए 2 भाग में सेना बांटता है। एक भाग जल के द्वारा, मतलब जल से जाएगी, मतलब तो एक भाग जो जल के द्वारा इसने भेजी, उसका सेनापति ये नियार्कसन को बनाता है। नियार्कस, यही जल सेनापति उसका है। तो जल सेनापति किसको बनाता है? नियार्कस को। और जल के मतलब जो समुद्री मार्ग से उससे जो है उस सेना अपना भेजवाता है इसके मतलब इसके सेनापतित्व में। ठीक है, तो यही जो है नियार्कस जल सेनापति इसका रहा है। अब देखिए उसके बाद में ये जो है स्थल मार्ग से भेजवाता है, ये स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग से ये भेजवाता है, स्थल मार्ग। ठीक है, तो ये क्रेटेरस रहा है। क्रेटेरस जो है वो स्थल मार्ग का ये उसका नेतृत्व कर रहा है, क्रेटेरस। तो क्रेटेरस जो है वो स्थल मार्ग का कर रहा है और नियार्कस जो है वो जल मार्ग का कर रहा है। ठीक है, चलिए। और अपने स्वयं कैसे गया? तो मकरान तट होते हुए, मकरान तट होते हुए ये जाता है स्वयं। अब ये इसने किया क्या कि मतलब इसने जो विजित किए थे अपने जो भी क्षेत्र इसने विजित किए थे, उसको क्या किया सिकंदर ने, ये 4 भागों में बांटा। और 4 भागों में बांटा जो और अपने जो विश्वस्त थे, जो यहाँ पे मतलब अपने साथ जो आए थे उनको भी, और जो यहाँ के थे शासक उनको, जो इसके विश्वस्त थे उसको इसने क्या किए कि वहाँ पे उनको वो क्षेत्र प्रदान किए। तो प्रथम जो क्षेत्र इसने किया 4 प्रांतों में, प्रथम जो है सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी जो क्षेत्र था वो फिलिप को दिया। सिंधु का पश्चिमी और मतलब उत्तरी जो क्षेत्र है वो दिया फिलिप को। झेलम और सिंधु के बीच का जो भाग है वो दिया आंभी को। और झेलम से लेके ब्यास तक का क्षेत्र जो है वो दिया पोरस को, जो हमने अभी बताया आपको। और सिंधु नदी का जो निचला भाग है वो दिया किसको? पिथोन को। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा, फिलिप को, आंभी, पोरस और पिथोन को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कहाँ से कहाँ तक की भाग का उसने दिया है, मतलब वो क्षेत्र किस कौन कौन सा भाग का है, तो ये चीज़ें भी हैं क्वेश्चन के रूप में आते रही हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि इसकी अंतिम विजय कहाँ की थी। जैसे सिकंदर ने जो अंतिम विजय प्राप्त की वो कहाँ से थी? वो थी कहाँ? पाटल से। ठीक है, पाटल की अंतिम विजय इसने प्राप्त की है। फिर
तो अभी कहानी हमने जो बताई थी, तो लौटने लगा जब सिकंदर, तो इसने क्या किया कि छोटे छोटे राज्यों को रौंदते हुए, मतलब सब पे जो जैसे लौट रहा था तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उस सबको इसने विजित किया। उसमें सिवोई, मालव, अग्रसेन, क्षुद्रक, अंबष्ट, कठ आदि ये सारे जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, सबको इसने विजित किया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्षुद्रक और मालव, क्षुद्रक एवं मालव जो थे ये गणसंघ थे। क्षुद्रक और मालव जो थे ये गणसंघ थे, और इन्होंने जो है बहुत ही इसका मतलब सिकंदर के आक्रमण का प्रबल प्रतिरोध किया। क्षुद्रक और मालव गणराज्य ने प्रबल प्रतिरोध किया। वहाँ की जनता जो है इसके विरुद्ध खड़ी हो गई और उससे आक्रमण को, मतलब उस पर आक्रमण करने के लिए और उसके आक्रमण को झेलने के लिए, मतलब ये समझिए कि युद्ध के लिए ये तत्पर रही। तो इसकी यहाँ की जनता चूँकि गण संघ था, और गण संघ में आप जानते ही हैं कि यहाँ पे जो है जनता की इच्छा जो है वही सर्वोपरि होती है। राजा की तो होती ही है, लेकिन जनता की भी इच्छा का महत्व यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये क्या किया कि क्षुद्रक और मालव ने प्रबल प्रतिरोध किया। इसमें क्या हुआ कि मालव से जब मालव राज्य से इसका मतलब इस पे आक्रमण जब इसने किया था सिकंदर ने, तो उसमें क्या है कि ये घायल हो गया सिकंदर। एक कहानी के रूप में आप देख लीजिए, आपको बहुत दिनों तक ये चीज़ें याद रहेंगी, और कहीं भी एग्जामिनेशन में आएगा तो ये चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगी। तो मालव से जब युद्ध पे गया तो सिकंदर घायल हो गया। तो सिकंदर ने आदेश दिए, और मालव चूँकि छोटा सा ही गणराज्य था, उसमें जितने भी पुरुष स्त्री थे, जितने भी बच्चे थे, उस सबको मार डालने का इसने मतलब फरमान सुनाया, और सबको मार डाला गया। तो काफ़ी कत्लेआम हुआ है कहाँ, मालव गणसंघ में, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, काफ़ी कत्लेआम, हालांकि उस तरीके से ये करता नहीं, लेकिन इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। तो फिर भी अरे कुछ भी था तो सिकंदर क्या था, एक आक्रमणकारी था, लोभ से ये आया हुआ था। तो उसमें जो है आक्रमणकारी, मतलब उसमें इस तरीके का नहीं था कि बहुत बड़ा दिल था। वो जो है अपनी क्षति को देखता है, तो उस समय जो है इनको इनके दिल में डर पैदा करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ें हमने देख ली, कौन कौन सा हिस्सा था, कौन कहाँ पे। अब ये जो है जब लौटता है ये, तो ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है कब, तो 323 BC में। ये बेबीलोन में जो है जाके ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इसकी एज जो हो रही होती है, उम्र, वो 33 वर्ष का था। तो वहाँ पे जो है बेबीलोन में ये इसकी मृत्यु होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं कि यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या क्या रहा, ठीक है। जैसे हमने ईरानी आक्रमण का प्रभाव के रूप में देखा था यहाँ पे कि कैसे कैसे प्रभाव यहाँ पे पड़े, उसी तरह से यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या रहा। तो ईरान से व्यापार का में वृद्धि हुई, माने व्यापारिक संबंध जो है ईरान से बने, और एक उलूक मॉडल का सिक्का चला करता था यूनान में, ठीक है। तो यूनान में जो उलूक मॉडल का सिक्का चला करता था, उसकी उपस्थिति हम पश्चिमोत्तर भारत में देखते हैं। तो उलूक सिक्के को भी यहाँ पे अपनाया गया, ठीक है। अब अशोक के शीर्ष वगैरह पे देखेंगे आप, स्तंभ पे, शीर्ष पे जो पशु आकृति बनी है, तो पशु आकृति जो बनी है वो यूनानी ही, मतलब यूनानियों की ही देन है, मतलब यूनानी कला का ही प्रभाव। ये पशु आकृति जो है अशोक के स्तंभ पे जो दिखती है, वो यूनानी कला का प्रभाव है। तीसरा पॉइंट ये रहा। अब चौथा पॉइंट ये देखते हैं कि इसमें जो है एक कला का विकास हुआ है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे बौद्ध कला से संदर्भित। इसमें जो गंधार कला का विकास जो है, यूनानियों के प्रभाव से यहाँ गंधार कला का विकास होता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनानियों के प्रभाव से गंधार कला का विकास यहाँ होता है, ठीक है। अब कुछ हम नाम देखेंगे जो आए थे सिकंदर के साथ में। तो एनिसाकिटिस, एरिस्टोबुलस, ये मतलब ये सारे लोग जो है, नियार्कस की चर्चा हमने की ही। तो एरिस्टाकिटिस, एरिस्टोबुलस, ये सारे जो हैं इसके साथ में आए हुए थे विद्वान। इसी से जो है
क्रमबद्धता के साथ में हिस्ट्री लेखन की शुरुआत हुई, इतिहास लेखन क्रमबद्ध रूप से शुरुआत ये हुई है। चूँकि इन लोगों ने जो भी विवरण दिए वो तिथियां बताते हुए इन्होंने दी है, ठीक है। इसलिए इनका एक और भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है कि क्रमबद्धता मतलब तिथियों से संदर्भित जो इतिहास लेखन की शुरुआत हुई है वो यूनानी आक्रमण के बाद में ये हुई है, ठीक है। बहुत सारी तिथियां जो उन्होंने अपने वर्णित की थी अपने मतलब वक्तव्यों में, चाहे कोई भी इसका मतलब दृष्टांत उन्होंने दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय इतिहास में उसकी मतलब मिला के दोनों का की तुलना करके और ये तिथियां निकाल ली गई, तो क्रमबद्ध रूप से इतिहास लेखन की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन छूट रहा था। सेल्यूकस निकेटर जो था इसका सेनापति था, सेनापति के रूप में सेल्यूकस निकेटर यही था सिकंदर का सेनापति, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने देखा आज भारत पे विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण में हमने क्या देखा, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में भी सबसे महत्वपूर्ण सिकंदर के आक्रमण को। ये सारे क्वेश्चंस जो है प्री के स्तर पे आते हैं और इसको आप जो है अच्छे से आप एक बार देखेंगे। हमने जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं इससे आगे कोई क्वेश्चंस जाता नहीं है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, लौटते हैं, तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। थैंक यू सो मच।